चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स, आयकर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। आज ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये इसका टॉपिक सेकंड है। टॉपिक फर्स्ट मैंने इसका करा दिया है। फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि रेसिडेंट स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज टॉपिक है वो मेरा, निवासी स्थिति तथा कर दायित्व। उसका मैंने न्यूमेरिक पोर्शन भी कराया, न्यूमेरिकल पोर्शन, और उसमें मैंने थोड़ा थ्योरी भी बताई है जो न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो उसके नियम हैं कि किस तरह से अमाउंट जाती है रेसिडेंट नॉट रेसिडेंट में, वो भी मैंने सब कुछ उसमें बताया है। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके रेसिडेंट की वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक मुझे बात बताइए, जो कर लिया जाता है वो करदाता से ही लिया जाता है, ठीक है। अब जिस मकान संपत्ति का, अब ये क्या होता है, मकान संपत्ति से आय कैसे होगी? तो जिस मकान संपत्ति का करदाता स्वामी होता है उस मकान संपत्ति से आयकर लिया जाता है। अब करदाता के पास 3 तरह के मकान हो सकते हैं। एक मकान तो वो जिसमें वह स्वयं रहता है, एक मकान वो जिसने उसे किराए पर दिया है, तीसरा मकान वो कि वह उस मकान को व्यवसाय में प्रयोग कर रहा है। मैं फिर से बता दूं, करदाता के पास 3 तरह का मकान हो सकता है। पहला मकान कि मकान किराए पर दिया है, दूसरा मकान कि वह उसमें स्वयं रहता है, या फिर ये हो सकता है कि व्यवसाय में प्रयोग करता है। अब जो इनकम टैक्स लगेगा वो किन मकानों पे लगेगा? केवल वो 2 मकानों पे लगेगा। पहला जिसने उसको किराए पर दिया है, मतलब जो करदाता ने मकान किराए पे दे रखा है उस पे इनकम टैक्स लगेगा, और जिस मकान में करदाता स्वयं रहता है उस पर इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन व्यवसाय में जिस मकान को वह प्रयोग करता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। इसके न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो 2 तरह। सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसका। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसमें 2 तरह से निकाली जाती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 तरह से इसमें निकाली जाती है। पहला, जब हमारा हाउस प्रॉपर्टी कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता हो तो ये वाला हमारा प्रोसेस यूज़ होगा, और जब हमारी हाउस प्रॉपर्टी कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आती है तब ये वाला प्रोसेस हमारा यूज़ होगा। फिर से सुन लीजिए, जब हमारी मकान संपत्ति कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आती तब ये वाला प्रोसेस यूज़ होगा, और जब हमारी मकान संपत्ति कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आती है तो हमारा ये वाला प्रोसेस यूज़ होगा। क्यों होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। मैंने बताया 2 तरह से हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। पहला जब हमारा कंट्रोल एक्ट नहीं होता, जब हमारा कंट्रोल एक्ट होता है तो ये वाला। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आपको ये समझा दूं कि चलो हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ इसमें 2 प्रोसेस होता है, या तो इससे निकलेगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू या इससे निकलेगी। प्रश्न यहाँ ये बनता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू इससे कब निकलेगी और इससे कब निकलेगी। तो मैं आपको बता दूं, जब हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा, लिख लीजिए आप इस पॉइंट को, मैं आपको शो भी कर दूंगी, फिर भी आप लिख लीजिए कि जिस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड रेंट होता है मानक किराया, दिया होगा तब हमारा कंट्रोल एक्ट लगेगा, और जब मानक किराया नहीं दिया होगा तो हमारा कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। मतलब जब मानक किराया दिया होगा तो ये वाला प्रोसेस यूज़ होगा, और जब मानक किराया नहीं दिया होगा स्टैंडर्ड रेंट तो ये वाला प्रोसेस यूज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो यहाँ देखो, नगर पालिका मूल्य को म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं, उचित किराए को फेयर रेंट कहते हैं, वास्तविक किराए को एक्चुअल रेंट या रेंट रिसीव कहते हैं, और मानक किराए को स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि नगर पालिका मूल्य इतना, उचित किराया इतना और वास्तविक किराया इतना। तो हमें क्या निकालना है? सकल वार्षिक आय निकालनी है, सकल
वार्षिक मान, सकल वार्षिक मान निकालना है हमें। तो अब देखो इसमें मुझे बताओ, क्या इसमें मानक किराया दिया है? सबसे पहले जब भी हमें हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि यदि क्वेश्चन में मानक किराया दिया है या नहीं। यदि दिया है तो कौन सा एक्ट लगेगा और यदि नहीं दिया तो कौन सा लगेगा। तो देखो इसमें मानक किराया हमें नहीं दिया, तो जब हमें मानक किराया ही नहीं दिया तो एक्ट लगेगा हमारा ये वाला एक्ट लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट और रेंट रिसीव विच एवर इज मोर। तो म्युनिसिपल वैल्यू की अमाउंट यहाँ रखेंगे, फेयर रेंट की अमाउंट यहाँ रखेंगे और रेंट रिसीव की अमाउंट यहाँ रखेंगे और फिर देखेंगे कि विच एवर इज मोर, मतलब तीनों में से कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। इसका फॉर्मेट हमने ले लिया है, ये है इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हम डालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट और यहाँ डालेंगे हम म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट और रेंट रिसीव। अब देखो यहाँ म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है हमारी, नगर पालिका मूल्य कितना है 1200, तो यहाँ हमने डाल दिया इसके नीचे 1200। फेयर रेंट कितना है हमारा, उचित किराया ये है 14,400 यहाँ डाल दिया। रेंट रिसीव यानी कि हमारा वास्तविक किराया कितना है 12,800। अब हमने क्या करना है, यहाँ लिखा है विच एवर इज मोर, तीनों में से जो भी ज़्यादा हो। अब तीनों में से कौन सा ज़्यादा है, तो 14,400 ज़्यादा है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 14,400 और इसी अमाउंट को लिखेंगे हम यहाँ 14,400। अब यही अमाउंट हमारी कहलाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 14,400। तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ गई 14,400। जब हमारा कंट्रोल एक्ट यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होगा तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कुछ इस तरह से निकल जाएगा। इस तरह से आसान है बहुत निकालना, ठीक है। अब चलते हैं, जब कंट्रोल एक्ट लगेगा मतलब जब हमें मानक किराया दिया होगा तो वो वाला क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए, और उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, नगर पालिका मूल्य म्युनिसिपल वैल्यू बराबर इतना, उचित किराया फेयर रेंट इतना, मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट होता है इतना और वास्तविक किराया रेंट रिसीव इतना। अब देखो इसमें कंट्रोल एक्ट लगेगा क्योंकि यहाँ पे मानक किराया हमें दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें मानक किराया नहीं दिया था तो हमारा फर्स्ट वाला प्रोसेस यूज़ हुआ था। अब मानक किराया दिया है तो हमारा सेकेंड वाला प्रोसेस यूज़ होगा, ठीक है। और कहा है कि फाइंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि सकल घरेलू आय, हमें सकल वार्षिक आय निकालनी है। अब जो मेरा फॉर्मेट है जब हमारा कंट्रोल एक्ट लगेगा वो कुछ इस तरह से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ क्या कहा है कि म्युनिसिपल वैल्यू, ये है स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड, ठीक है। तो 3 स्टेप होते हैं इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के। तो फर्स्ट स्टेप में कहा है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट और रेंट रिसीव। तो हमने क्या करना है, इनकी यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है हमारी, हमने यहाँ देखा था म्युनिसिपल वैल्यू है 12,000, फेयर रेंट है 14,400 और रेंट रिसीव है 16,000। तो हम यहाँ डाल देंगे म्युनिसिपल वैल्यू है हमारी 12,000, फेयर रेंट है हमारा 14,400 और रेंट रिसीव है हमारा 16,000। अब देखिए यहाँ लिखा है कि विच एवर इज मोर, तीनों में से जो भी ज़्यादा है। तो कौन सा ज़्यादा है 16,000, तो 16,000 अमाउंट आ जाएगी यहाँ। क्लियर है इतना। अब देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या है, वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप, मतलब जो फर्स्ट स्टेप के द्वारा, इस स्टेप के द्वारा जो वैल्यू निकल के आई है कितनी है वो 16,000। तो 16,000 डाल देंगे हम यहाँ पे। और ये वाली अमाउंट नहीं डालनी है हमें, कभी आप सोच लो कि ये वाली अमाउंट डालनी है लास्ट वाली, नहीं। यहाँ लिखा है कि विच एवर इज मोर, तो यहाँ से तीनों में से जो भी ज़्यादा है वो आ जाएगी यहाँ। और फिर यहाँ लिखा है, तो ये जो वैल्यू आई है ये स्टेप फर्स्ट की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हम करेंगे कि सेकंड स्टेप में वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू स्टेप फर्स्ट, मतलब जो वैल्यू मूल्यांकन फर्स्ट स्टेप के द्वारा आया है वो यहाँ लिखा जाएगा। और क्या, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है हमारा, ऊपर देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया है हमें कितना 12,000, तो यहाँ हम डाल देंगे स्टैंडर्ड रेंट के नीचे 12,000। अब हमें देखना है यहाँ विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो। दोनों में से कौन सा कम है 16,000 या 12,000, 12,000 दोनों में से कम है तो 12,000 आ जाएगी हमारी अमाउंट यहाँ।
क्लियर है। ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई सेकंड स्टेप की वैल्यू। अब आता है थर्ड स्टेप, वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेप, मतलब सेकंड स्टेप के द्वारा जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है 12,000, तो 12,000 आ जाएगी यहाँ। और रेंट रिसीव कितना है हमारा यहाँ पे, रेंट रिसीव है हमारा यहाँ 16,000, तो हम डाल देंगे यहाँ 16,000। अब यहाँ पढ़ेंगे हम विच एवर इज मोर, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा, 16,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ 16,000, और यही वैल्यू जाएगी यहाँ 16,000, और ये वैल्यू आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में 16,000। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है। फिर से सुन लीजिए, इसमें स्टेप 3 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये वाला प्रोसेस कब यूज़ होगा, जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। यदि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो उस तरह से करेंगे जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन को किया है। जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा क्वेश्चन में तो हम जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे इस वाले प्रोसेस से निकालेंगे। और ये वाला प्रोसेस कहता है हमारा कि फर्स्ट स्टेप कहता है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और रेंट रिसीव तीनों की यहाँ वैल्यू डाल देंगे, जो कि हमें ऊपर दी गई है। वैल्यू जो भी हमने क्वेश्चन में डाली है आंसर में वो यहाँ से डाली है देख के कि म्युनिसिपल वैल्यू की कितनी वैल्यू है, म्युनिसिपल रेंट फेयर रेंट की कितनी वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट की कितनी है। तो यहाँ देखो म्युनिसिपल वैल्यू 12,000 दिया है ऊपर क्वेश्चन में, यहाँ फेयर रेंट इतना और रेंट रिसीव इतना। यहाँ लिखा है कि विच एवर इज़ मोर, तीनों में से जो भी ज़्यादा हो, तो मोर का मतलब हो ज़्यादा और लेस का मतलब होता है कम। तो तीनों में से जो भी ज़्यादा हो तो कौन सा ज़्यादा है, 16,000, यहाँ आ गया 16,000। अब यहाँ करेंगे स्टेप सेकंड, देखेंगे कि वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू स्टेप फर्स्ट, मतलब स्टेप फर्स्ट के द्वारा जो वैल्यू आई है, मूल्यांकन आया है वो कितना आया, 16,000 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ पे और में क्या है, यहाँ स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू ऊपर दी है हमें 12,000, तो यहाँ आ जाएगा 12,000। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, वैल्यूएशन अकॉर्डिंग स्टेप सेकंड और रेंट रिसीव। तो वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू स्टेप सेकंड के द्वारा जो वैल्यूएशन निकल के आई है वो कितनी आई है 12,000, क्योंकि ये स्टेप सेकंड था तो इसके अकॉर्डिंग कितनी आई है 12,000। ये 12,000 आ जाएगी यहाँ। और में है रेंट रिसीव हमें ऊपर दिया है 16,000। यहाँ देखेंगे विच एवर इज़ मोर, तो दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा है 16,000, तो 16,000 हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी। दोनों तरीक़ों से हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी सीख ली है। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि कंप्लीट क्वेश्चन किस तरह से करना है इसका। ये थी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इस तरह से निकालते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट में बताइए कि कितनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी। तो आपका क्वेश्चन है ये, यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, कहा है कि सकल वार्षिक मूल्य निकालो। इस क्वेश्चन का आपको सकल वार्षिक मूल्य निकालना है, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये है और सेकंड क्वेश्चन है आपका ये, इसका आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालिए, जिसमें हमें 3 पॉइंट दिए 1, 2, 3। तो दोनों से किस तरह से आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा, कंट्रोल एक्ट में आएगा और कंट्रोल एक्ट में नहीं आएगा, ये आपको देखना है और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। ठीक है, थैंक यू। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, इस वाले क्वेश्चन का भी, इस वाले क्वेश्चन का भी। चलिए मैं आपको बता दूँ, इसमें तो लगेगा कंट्रोल एक्ट लगेगा और इसमें नहीं लगेगा, नॉट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, इसमें कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा और इसमें कंट्रोल एक्ट लगेगा। अब मुझे आप ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। थैंक यू।